लंबे अरसे के बाद जिस चीज को कहा जा रहा था कि विपक्ष हो विपक्ष एक हो, तो कम से कम सदन में तो इस बार थोड़ी सी एकजुटता देखने को मिली है ये मौदानी घोटाले के मुद्दे पर। लेकिन इससे तो खाली काम चलने वाला नहीं है। 200 विपक्षी सांसद 4 कदम चल करके ईडी के दफ्तर में अपना मांग पत्र तक नहीं दे पाते हैं। ये कैसा आंदोलन हो रहा है? जन आंदोलन की तो बात ही छोड़ दीजिए, विपक्षी सांसद एक साथ मिलकर के चलना चाहते हैं, उसके बावजूद वो जाकर के अपना मांग पत्र तक नहीं दे पाते हैं। तो आप इन सारे संदर्भों को किस तरीके से देखती हैं? आखिर हम हमारे देश की जनतांत्रिक पद्धति, जनतांत्रिक प्रक्रिया, और एक आदमी है कि झूठ दर झूठ दर झूठ, इतना झूठ बोल करके झूठ का इतना छद्म आवरण पैदा कर दिया है कि राहुल गांधी ने देश को बर्बाद कर दिया, राहुल गांधी ने देश के लिए विश्वासघात कर दिया, राहुल गांधी अपना राष्ट्रद्रोही है। और उसका जवाब सच बोल करके लोग बार बार सच बोल करके सच को साबित नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सारे संदर्भों को आप किस तरीके से देखती हैं कि ये अपनी ये जन आंदोलन का रूप ले पाएगा अपनी राजनीति? फिर उसके बाद हम चलेंगे अपने राजनीतिक अर्थशास्त्र के लिए अखिल स्वामी जी के पास। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि ये सबसे जलता सुलगता सवाल है इस समय। और क्या करना चाहिए था विपक्ष को, कब करना चाहिए था विपक्ष को, कैसे एकजुट होना चाहिए था? मुझे लगता है कि ये हम सब जानते हैं कि किस तरह से विपक्ष में और खास तौर से क्षेत्रीय दलों में अभी भी बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को लग रहा है, कई दलों को ये लग रहा है कि अभी वे बच सकते हैं अगर योगी सरकार ने देश के संविधान को धता बताकर, उसके सेकुलर फैब्रिक को कूड़ेदान में डालकर, नवरात्र पे जो धन देने की और त्योहारों को और पूजा को सरकारी और यानी हमारे और आपके पैसे से करने की बात कही है, तो मुझे लगता है कि उसमें भी जिस तरह से विपक्ष को स्टैंड लेना चाहिए था, बोलना चाहिए था, हमने देखा कि वहां पे विपक्ष हाँ में हाँ मिलाते हुए अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आप पैसे कम दे रहे हैं, जनता की जेब से और पैसे खर्च देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में खर्च होने चाहिए। तो एक तो ये स्थिति है जो मुझे लगता है कि हमें जरूर ये सोचना चाहिए कि किस तरफ विपक्ष भी खड़ा हुआ है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में और खासतौर से संसद में जो हो रहा है, मुझे लगता है कि अधिकांश विपक्ष इस समय ये समझ चुका है कि अगर अभी नहीं किया तो शायद कोई ऐसा विपक्षी दल नहीं है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसको ये एहसास नहीं हो गया हो कि हम अछूते नहीं रहेंगे। मतलब आप समझ लीजिए कि जब केसीआर को लगने लग जाए तेलंगाना में, जो जिस तरह से के कविता के ऊपर पूरा का पूरा घेराबंदी उनको की जा रही है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पहले से हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक ये शायद लोकतंत्र के पक्ष में जो माहौल बनने की बात है, और ये बनने की बात है कि इस समय हमारी रक्षा के लिए जो डेमोक्रेसी के तमाम खंबे हैं उनमें से कोई नहीं आने वाला। मुझे लगता है कि एक इसका एहसास सिर्फ इस मुल्क से प्रेम करने वाले एकेडमिशियन, हिस्टोरियन, समाजशास्त्री, पत्रकार ही नहीं, राजनीतिक दलों को भी बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास हो गया है कि ना अब उनको बचाने के लिए, ना उनकी सरकारों को बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन नहीं आने वाला, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं आने वाला, पुलिस प्रशासन तो आप छोड़ ही दीजिए। तो एक ये जो हेल्पलेसनेस का पूरा एक माहौल बना है पॉलिटिकली, उसमें मुझे लगता है कि उनको लग गया है कि जब तक वो सड़क पे नहीं उतरेंगे और जब तक वे सब साथ नहीं होंगे, आप देखिए कि जिस तरह से साथ हुए हैं, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2024 में चुनाव होने हैं, उससे पहले सबसे बड़ा बजट सत्र ये है, सबसे बड़ा संसद का सत्र ये है, जिसमें सरकार को बहुत अहम फैसले लेने हैं, तमाम तरह के कानून जो लंबित है लंबे समय से, जो उसको बहुत तेजी गति से देश की संपदा बेचनी है, कई चीजें पड़ी हुई हैं जिन पे हम अभी चर्चा नहीं करना चाहती, मैं कभी अलग से करेंगे। उसमें उनको लग रहा है कि क्योंकि ये जो बजट सत्र है, ये अडानी वाले मुद्दे पर, हिडनबर्ग वाले मुद्दे पर उसकी बहुत किरकिरी हो रही है और उस पर वो जवाब नहीं देना चाहते। और हम सब ये जानते हैं कि उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि एक गैर मुद्दे को मुद्दा बनाना, और उसमें राहुल गांधी को मुद्दा बनाया। और ये बात ऐसा नहीं कि विपक्ष पहले नहीं जानता था, लेकिन अब हाल ये है कि अगर आप भारत का नक्शा उठा के देखिए और तमाम सरकारें जो अभी विपक्ष की हैं,
उनको अगर आप टिक करिए और उनको आप उनकी विवेचना करिए तो आपको पता चलेगा कि तमाम सरकारें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं, सबके ऊपर ईडी, सीबीआई और बाकी तमाम एजेंसियां तमाम दुष्प्रचार के घेरे में हैं। तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए सर्वाइवल की लड़ाई है। ये एक मजबूरी में वो साथ आए हैं। बहुत कई संगठन, कई पार्टियां तो काफी मजबूरी में साथ आए होंगे, लेकिन शायद उनका ये साथ आना एक ये संकेत दे रहा और साथ आके सड़क पर चलना, क्योंकि संसद के भीतर तो वो लड़ाई करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन बाहर आके मार्च करना, बाहर आके ये बताना कि नहीं हमारा ये मुद्दा है, मुझे लगता है यही एक अंतिम रिजॉर्ट भी है। क्योंकि आप देखिए कि जब ये चलते हैं, बाहर आते हैं, मजबूरी में ही सही, कितना भी निगेटिव प्रचार करना हो कॉर्पोरेट मीडिया को, लेकिन वो फुटेज दिखाना पड़ता है कि 10-12 संगठन, 10-12 पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ हैं, विपक्ष एकजुट है, ईडी तक मार्च करने गया, अडानी वाले मुद्दे पे बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये रणनीति इस समय बनानी बहुत जरूरी है कि हम पब्लिक प्लेस में जाएं, हम बंद कमरों में चर्चा करने, बंद सदन में चर्चा करने के साथ साथ अगर सड़क पे नहीं उतरते हैं, अगर लोगों तक नहीं पहुंचते हैं, तो बात कैसे पहुंचेगी, हम मुद्दा कैसे बनाएंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले दिन जो संकेत दिखाई दे रहे हैं वो और ज्यादा खतरनाक होंगे। लोकतंत्र में बुनियादी जो असहमति है, बुनियादी जो सवाल उठाने की आजादी है, उस पर भी हमला निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में, जो पूरे अभी महीने बचे हुए हैं इस साल के, क्योंकि इस साल 2 घटनाएं बहुत अहम होनी है। G20 होना है सितंबर में, और उसके बाद हम सब जानते हैं कि राम मंदिर के कपाट खुलने हैं, और इनके इर्द गिर्द जिस तरह का एक बहुसंख्यवाद, एक हिंदू राष्ट्र और फांसीवाद का पूरा प्रचार और दुष्प्रचार चलेगा, इसकी कल्पना जितने लोग यहाँ पर हैं और जितने लोग सुन रहे हैं वे सब बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय बनता है कि विपक्ष विहीन जो लोकतंत्र को करने की योजना है, क्योंकि देखिए योजना बहुत क्लियर है कि जो बोलेगा, 9 लोग पत्र लिखेंगे अपने प्रधानमंत्री को, 9 लोगों में से 2 पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर सीबीआई और ईडी पहुंचेगी, आप सवाल उठाएंगे, आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। तो ये जो पहले एक्टिविस्ट के साथ हो रहा था, इस समय दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के साथ हो सकता है, के कविता के साथ हो सकता है, लालू जी के साथ हो सकता है, राबड़ी जी के साथ हो सकता है, तेजस्वी के साथ हो सकता है, स्टालिन और बिहार, मतलब तमिलनाडु और बिहार को लड़ाया जा सकता है, कर्नाटक में खड़े होकर कहा जा सकता है कि हम ही तुम्हें बचाएंगे, किससे? केरल से बचाएंगे। तो ये जो एक वैमनस्य की, और ये कोई फ्रिंज एलिमेंट्स नहीं बोल रहे हैं, ये देश के गृह मंत्री बोलते हैं कि हमें अगर कर्नाटक को बचाना है, बचना है, तो उसे भाजपा को वोट देना होगा। तो ये जो ताकतें हैं, मतलब मैं कह रही हूँ कि ये जो बहुत अनप्रेसिडेंटेड दौर में भारत इस समय चल रहा है, कि जहां पर एक राज्य को दूसरे राज्य के खिलाफ बरक्स खड़ा किया जाता है, एक राज्य में भाजपा बीफ खाती है और दूसरे राज्य में बीफ के नाम पर हत्याएं होती हैं। ये जो एक पूरा सीन बना है, इस सीन में मुझे लगता है कि विपक्ष के पास, जनता के पास पहुंचना और एकजुट होकर सड़क के भीतर और संसद में सवाल उठाना, क्योंकि ये सत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सत्र में अगर अडानी और हिडनबर्ग और बाकी मुद्दों पर बात नहीं हो पाएगी, तो आप ये मान के चलिए कि ये बुनियादी, क्योंकि बहुत बड़ा फ्रॉड है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस तरह का फ्रॉड अगर कहीं विदेश में आता तो प्रधानमंत्री सहित बाकी लोगों के इस्तीफे हो जाते। इतनी बड़ी फ्रॉड, इतनी बड़ी रिपोर्ट आने के बाद पूरी बहस को एक देशभक्ति के हिसाब में, एक फर्जी खबर, एक झूठी खबर के आधार पे, झूठे दुष्प्रचार के आधार पे, तो मुझे ये एक पॉजिटिव संकेत लगता है कि विपक्ष साथ आया है, विपक्ष साथ उतर के धरना प्रदर्शन, रैली तक पहुंचा है। और मुझे लगता है कि जितना विपक्ष अभी है सदन के अंदर और सदन के बाहर, अगर अभी से वो तैयार नहीं होता तो 2024 के चुनाव में कितने विपक्षी नेता बाहर होंगे और कितने विपक्षी नेता जेल के भीतर होंगे, इसकी आशंका बहुत गहरी है। और अगर हम भक्तगणों की माने, जो दुष्प्रचार चल रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज में और जो तमाम चैनल्स चला रहे हैं घोषित अघोषित तौर पे, तो उनका मानना है कि 2024 में मोदी जी अश्वमेघ यज्ञ की तरह एक तरफ से दूसरी तरफ चलेंगे और रास्ते में कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो ये मुझे लगता है कि विपक्ष के लिए डू एंड डाई की स्थिति है।
और शायद वो कोशिश कर रहा है कि इस तरह से लामबंद होकर सामने आए। जी जी जी।